गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज एंड चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जो स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर था। अब मेटल एंड नॉन मेटल को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उसको डिफाइन कर लिए थे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसको कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे यानी मेटल एंड नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे और मेटल यानी पहले हम मेटल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन hence it is known as electropositive एलिमेंट। यानी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन यानी पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और इसीलिए मेटल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, etc। सेकेंड नंबर में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है, तो नेचर तीन टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक, साल्टिक। तो तुम्हारा क्या होता है, याद रखना कि वो बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का मीनिंग क्या होगा कि उसमें लिटमस पेपर जो होता है, यानी एक लिटमस पेपर आता है जो दो कलर में पाया जाता है, एक रेड और एक ब्लू। तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि ब्लू से रेड कर देना, और बेस का प्रॉपर्टी होता है कि रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देना। तो ये तुम्हारा क्या है, बेस है, तो इसलिए वो क्या होगा, रेड लिटमस टू ब्लू। यानी ये क्या होता है कि अगर कोई मेटल है जैसे सोडियम और उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, Na2 हो जाएगा। अगर मान लो मैग्नीशियम है और ये इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो MgO हो जाएगा। अगर मान लो एल्युमिनियम है और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या होगा, Al2O3। ये सब तुम्हारा क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड होता है। और इसका जो नेचर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी इसके ऑक्साइड को अगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे, यानी वाटर में मिला देंगे, और जब उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। याद रखना कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और उसका नेचर तुम्हारा क्या होता है, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। सेकेंड नंबर सी नंबर में आता है कि रिएक्शन विथ वाटर, यानी रिएक्शन विथ वाटर पूछेगा तो याद रखना कि मेटल है और यहाँ पे वाटर से रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यानी जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे अगर Na है और प्लस H2O है तो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा। अगर Mg है प्लस H2O है तो क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस, यानी ये तुम्हारा क्या होगा, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा क्या होगा, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। यानी जब भी यहाँ पे याद रखना कि मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। उस कंडीशन में डी में रिएक्शन विद एसिड है तो यहाँ पे मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। यानी जब भी यहाँ पे मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो उस कंडीशन में जैसे एग्जांपल में जैसे Na मेटल हो गया, एसिड HCl हो गया, ये क्या होगा, NaCl और प्लस H2। उसी तरह यहाँ पे अगर Mg हो गया और प्लस यानी Mg मेटल हो गया और H2SO4 एसिड हो गया तो क्या होगा, MgSO4 प्लस H2 हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। उसके बाद ई नंबर में आता है कि रिएक्शन विद बेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल जो होता है वो बेस से रिएक्शन नहीं करता है, यानी नो रिएक्शन होता है। यानी मेटल जो होता है वो बेस से रिएक्ट नहीं करता है। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि एल्युमिनियम एंड सोडियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जनरल प्रॉपर्टी है कि मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एल्युमिनियम और सोडियम दो ऐसा मेटल है जो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर लेता है, वीक बेस से रिएक्ट नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आता है, तो NaOH और KOH आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जैसे यहाँ पे NaOH है, ये बेस हो गया और ये Al है, तो ये क्या बनाएगा, NaAlO2, यानी ये क्या होता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी ये क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट होता है। उसके बाद अगर NaOH है, NaOH है या NaOH है या NaOH है या तुम्हारा ए मान लो Mg है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Na2MgO2 प्लस H2। तो उस कंडीशन में ये सोडियम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो उस कंडीशन में याद रखना है कि जनरली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जनरली मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो एल्युमिनियम है यानी कोई अगर मेटल है, यानी यहाँ पे सिंपल से याद रखना कि अगर मेटल है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आपस में तुम्हारा क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है। अभी 8 क्लास में केवल ये जानना है कि मेटल तुम्हारा बेस से रिएक्ट नहीं करता है, ये जो है 10th क्लास में जानना है। उसके बाद तो ये रहा मेटल का प्रॉपर्टी यानी केमिकल का प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल में क्या होता है
यानी नॉन मेटल में क्या आता है, तो उस कंडीशन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में पहला याद रखना कि नॉन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, जिसको हम एनायन भी कहते हैं। हेंस इट इज known as इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता था, उसी तरह नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल में क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब तुम्हारा नॉन मेटल होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो याद रखना कि जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और उसका जो नेचर होता है, जैसे उसका एसिडिक बेसिक था, तो इसका नेचर एसिडिक होगा, यानी एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये कैसे जानेंगे, तो जब उसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो गया। तो याद रखना कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। उसको कैसे जानेंगे, तो जब उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल में C+O2 है, तो क्या होगा CO2S+O2 है, तो क्या होगा SO2, ये सब। बट याद रखना कि CO2 is acidic in nature, but CO जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, CO is न्यूट्रल, यानी CO2 जो होता है एसिडिक नेचर होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, नहीं एसिडिक होता है और नहीं बेसिक होता है। यानी उसमें इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करके उसमें अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो उसके कलर पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में रिएक्शन विथ वाटर है। तो यहाँ पे अगर कोई नॉन मेटल है उसको अगर वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर में अगर रिएक्शन विथ एसिड या बेस है, अगर कोई नॉन मेटल है और यहाँ पे उसको एसिड या बेस किसी में डालेंगे तो भी क्या होगा, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है कि नॉन मेटल का वाटर, एसिड और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी वो रिएक्ट करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब इसमें एक पढ़ना है बेस प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें याद रखना ये रिएक्शन in which less reactive metal is
displaced by more reactive metal। यानी वह रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल अगर मोर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर कोई क्लास है उसमें अगर 40 स्टूडेंट है तो पूरे 40 के 40 स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उसमें कुछ अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें कुछ मीडियम होते हैं और एक सफा नाम करने वाले रहते हैं। तो यानी वो पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट है तो उसमें कुछ मोस्ट रिएक्टिव होंगे, कुछ नाम करने वाले यानी लिस्ट रिएक्टिव होंगे और कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, नहीं जो अधिक रिएक्टिव होंगे और नहीं कम, उसको क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे। तो उस कंडीशन में इसमें हमेशा क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। वहां भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उनका प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है वीक स्टूडेंट के वीक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है तो ये ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्यों पॉसिबल है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर का एप्लीकेशन जो कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu रहता है तब तो यहाँ पे नो रिएक्शन होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि ए कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, यानी कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो नोट में याद रखना कि ये कहता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या बताता है कि यह एक ऐसा सीरीज होता है जो इंट्रोड्यूस करता है कि कोई मेटल हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो उस कंडीशन में याद रखना पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg, उसके बाद Ag और उसके बाद Au। यहाँ पे K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्युमिनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन या फेरस, Cu फॉर कॉपर, Hg फॉर मरकरी, Ag फॉर सिल्वर और Au फॉर गोल्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे MgSO4 है और प्लस Ca है तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे जो Ca प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे CaSO4 है और यहाँ पे Mg है तो क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो Mg प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव है किससे, Ca से, यानी Ca मोर रिएक्टिव है, Mg क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या होगा, नो रिएक्शन। लेकिन यही जस्ट अपोजिट MgSO4 और प्लस Ca रहेगा तो क्या होगा, CaSO4 प्लस Mg हो जाएगा, यानी वो जो कैल्शियम है मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस डाटा को याद रखेंगे तो कहीं पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसको जानेंगे। अब यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे कि जैसे एलिमेंट है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, यानी उनको रिएक्टिविटी के आधार पे उसको डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। जिसमें एक पढ़ना है तुमको नोबेल एलिमेंट के बारे में,
तो नोबल एलिमेंट क्या होता है, तो याद रखना कि एन एलिमेंट which does not participate in chemical reaction यानी वह एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसी तरह तो ये रिएक्ट कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट। तो नोबल एलिमेंट में कौन सा आता है, तो ये हीलियम, हीलियम, उसके बाद नियोन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन और क्रिप्टोन। यानी इसको हम क्या कहते हैं, हेलियम, इसको नियोन, इसको जेनॉन, इसको रेडॉन और इसको क्रिप्टोन। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन ऑफ मेटल में क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच outer surface of metal is attacked by atmospheric agent, moisture, oxygen, carbon dioxide and sulfur is known as sulfur then it lose strength and shining property. That process is known as corrosion. The corrosion in iron is known as rusting of आयरन। यानी कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है, उस मेटल को अगर लॉन्ग पीरियड में हम एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो उसका आउटर सरफेस धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसका जो ब्राइटनेस होता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। और जो कोरोजन इन आयरन, यानी जो आयरन में कोरोजन होता है उसके स्पेशल नाम तुम्हारा क्या होता है, रोस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो इसमें कैसे होता है, एग्जाम्पल में, यानी रोस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें आयरन यानी Fe है, ये ऑक्सीजन है और एक मॉइस्चर का मतलब जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा Fe2O3 इंटू H2O, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है। यानी ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है। तो पूछा गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 इंटू H2O। तो जो यहाँ पे आयरन को अगर कोई यूनिट रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक बहुत लूज सरफेस जमा हो जाता है, जिसको अगर हम हैंड से या किसी ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है।
यानी वो उस सरफेस से हट जाता है तो वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का लेयर होता है और इसका फॉर्मूला ए होता है। तो याद रखना कि अगर कोई मेटल है, अगर उसमें रस्ट लग गया है तो उसका जो मास होता है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले से मेटल का तो मास है, उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर भी आके मिल गया, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर का भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसीलिए अगर किसी मेटल में अगर रस्ट लग जा रहा है तो उसका मास तुम्हारा क्या रहता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद सेकेंड में कोरोजन इन सिल्वर, यानी अगर कोई चांदी का ज्वेलरी पहनता है तो उसको कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है, तो जब यहाँ पे सिल्वर को ऑक्सीजन यानी सल्फर से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी सिल्वर को हम Ag से और सल्फर को S से, तो क्या बनाएगा, सल्फर को S से, तो सिल्वर सल्फाइड Ag2S का फॉर्मेशन होगा और ये तुम्हारा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इसलिए अगर कोई सिल्वर का ज्वेलरी पहनता है तो उसको कुछ दिनों के बाद वो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है। वो ब्लैक कलर क्या होता है, तो सिल्वर सल्फाइड का लेयर होता है। उसके बाद कोरोजन इन कॉपर, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर को जब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कंडीशन में रखेंगे तो उस कंडीशन में कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। कॉपर कार्बोनेट क्या होगा, तो CuCO3 होता है और इसका कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। यानी अगर कोई कॉपर के यानी पीतल का कोई बर्तन है उसको कुछ दिनों तक एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, उस पर ब्लू या ग्रीन कलर आ जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके क्या करेगा, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता है, ब्लू या ग्रीन होता है, इसलिए वो ब्लू और ग्रीन दिखाई देता है। सही है। उसके बाद प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोरोजन, यानी कोरोजन से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाय एडिंग ऑयल, ग्रेज, पेंट etc, यानी इसको ऑयल में रख दें या ग्रिल लगा दें या उसको पेंट कर देंगे, वैसे बच जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है, ए प्रोसेस इन विच जिंक लेयर इज coated over the surface of metal is known as galvanization। यानी अगर किसी मेटल के सरफेस पे अगर जिंक का लेयर कोटेड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी जैसे हम आयरन को लेके आ रहे हैं और उस पे हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं, तो वहां पे अगर पेंट के जगह पे हम उस पे जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद एक और मेथड होता है जिसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं, वो कौन सा है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है एलॉय, यानी एक टर्म आता है एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, तो यहाँ पे इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल, यानी दो या दो से अधिक मेटल को पिघला के और एक नए मेटल का फॉर्मेशन किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं।
तो एलोय क्या होता है? तो जो मेटल मेटल अगर कोई मेटल है उसमें जल्दी रस्ट लग जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एलोय बना देंगे, तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा। जैसे स्टील होता है, आयरन में क्या हो जाता है? रस्ट जल्दी लगता है, लेकिन उसी आयरन से हम स्टील बना देंगे तो तुम्हारा क्या होगा? उसमें रस्ट कम लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नेम ऑफ एलोय और वो कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है कि वो किससे किससे मिल के बना है। कि जैसे यहाँ पे ब्रास है, तो ब्रास किससे मिल के बना होता है? तो कॉपर प्लस जिंक से। उसी तरह एक है ब्रोंज, तो ब्रोंज किससे किससे मिल के बना है? कॉपर प्लस टीन से। उसके बाद सोल्डर, सोल्डर यानी जो सोल्डिंग करते हैं तो किससे मिलके बना है? तो लेड प्लस टीन से। उसके बाद स्टील, स्टील किससे मिलके बना है? तो आयरन प्लस कार्बन से। इसी में आता है एक स्टेनलेस स्टील, ये किससे मिलके बना है? तो आयरन आयरन क्रोमियम क्रोमियम और निकेल, यानी आयरन क्रोमियम और निकेल को मिलाएंगे तो उससे स्टेनलेस स्टील आएगा। उसी तरह यहाँ पे जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? कॉपर जिंक और निकेल से। इसमें याद रखना है कि इसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछता है कि जर्मन सिल्वर का कंपोनेंट क्या है। याद रखना है कॉपर जिंक और निकेल, और उसमें ऑप्शन में रहेगा सिल्वर, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने के लिए रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम में एलो दिया रहेगा और पूछेगा कि राइट द कंपोनेंट ऑफ ब्रास या स्टील या स्टेनलेस स्टील, इस टाइप से। अब यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल का मीनिंग क्या हो गया? कि जो मेटल रहते हैं वो या तो हाई रिएक्टिव होंगे या लेस रिएक्टिव होंगे या मॉडरेट या लेस रिएक्टिव होंगे या लीस्ट रिएक्टिव होंगे, यानी सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे कम में क्या आता है? कि गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम टिनम। और हाई रिएक्टिव में जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसी तरह मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। उसी तरह इसमें कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो जो यहाँ पे हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, यानी कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और जो यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट का मीनिंग क्या हुआ? कि इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। यानी डायरेक्ट यूज का मतलब इसको अर्थ क्रॉस से निकालेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन इसको अर्थ क्रॉस से निकालेंगे, उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ मेटल या इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये क्या होता है? ये प्रोसेस इन विच मेटल containing substance is extracted from
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी वह प्रोसेस जिसमें अगर कोई मेटल कंटेनिंग सब्सटेंस है और उसको अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहेंगे। और यहाँ पे ये वेरियस स्टेप यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ metal is known as मेटलर्जी, यानी उसको निकालने में बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम उसको निकालते हैं। तो जितना वेरियस स्टेप यानी जितना अलग अलग स्टेप होता है उसको क्या कहेंगे, मेटलर्जी कहेंगे। तो स्टेप में पहला क्या होता है, जैसे क्रॉसिंग, उसके बाद कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में चेंज इन ऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ऐसे जान जाओ कि क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि उसको पाउडर्ड के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उस प्रोसेस से नहीं, अगर नीचे सॉल्ट क्रॉस से निकाल रहे हैं, अगर वो बड़ा बड़ा पार्टिकल है तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में यानी पाउडर के रूप में क्या करेंगे, चेंज। तो उस प्रोसेस को क्रॉसिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हो गया कि इम्प्योरिटी रिमूव, यानी उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे सैंड है, सॉइल है, यानी कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है उसको हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। यानी गैंग या मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये इम्प्योरिटी विच प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज गैंग या मैट्रिक्स। और चेंज इन ऑक्साइड, जब ये ओर रिफाइंड हो गया, अब उस ओर को क्या करेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑक्साइड का मतलब जैसे Na2O हो गया या MgO हो गया या CuO हो गया, यानी ऑक्सीजन के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद उसका रिडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इसमें बस इसमें दो और चीज पढ़ना है। वो क्या है, तो यहाँ पे ओर एंड मिनरल। तो यहाँ पे दो टॉपिक है, एक है ओर और एक है मिनरल है। तो ओर क्या होता है, ए नेचुरल सबस्टेंस which contain metal and extracted from earth crust, economically and इजिली, यानी वह नेचुरल सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से इकोनॉमिकली यानी कम खर्च और इजिली मतलब आसानी से, यानी वह नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट हो और उसको अर्थ क्रस्ट से कम खर्च और आसानी से निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। और मिनरल क्या होगा कि ये नेचुरल सब्सटेंस which extracted from earth crust contain metal is known as mineral। तो वह नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट हो और उसको अर्थ क्रस्ट से निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है
कि इसमें जो निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली और इजिली होना चाहिए, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली या इजिली हो। तो याद रखना कि यहाँ पे एक रिलेशन आता है कि ऑल ओर एज मिनरल बट ऑल मिनरल एज नॉट ए ओर, यानी सभी और मिनरल होते हैं लेकिन सभी मिनरल और नहीं होंगे। इसको सिंपल सा समझो कि कोई भी वात क्रॉस से एक सबस्टेंस निकाल रहे हैं जिसमें मेटल हो, उसको हम मिनरल कहेंगे। अब उस मिनरल में जो इकोनॉमिकली और इजीली हो, यानी कम खर्च और आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसी मिनरल को हम किस में रखते हैं, ओर में रखते हैं। तो इसलिए सभी और मिनरल होता है लेकिन सभी मिनरल और नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होंगे जिसको निकालने में हमको प्रॉब्लम है और उसका खर्च क्या है, बहुत अधिक है, तो उसको हम और नहीं कहेंगे, उसको हम मिनरल में ही रखते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नेम ऑफ ओर हो गया और यहाँ पे मेटल हो गया। तो जैसे अगर मान लो बॉक्साइट ओर है जिसको Al2O3 इंटू 2H2 इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम कौन सा मेटल निकलता है, एल्यूमिनियम होता है। उसी तरह सेकेंड नंबर में अगर हमें टाइट होता है जिसको Fe2O3 कहते हैं, तो इससे कौन सा निकलता है, आयरन निकलता है। उसी तरह अगर मान लो रॉक साल्ट है जिसको NaCl, तो इससे कौन सा निकलता है, कौन सा मेटल निकलता है, तो सोडियम निकलता है। उसी तरह यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे HGS है, यानी HGS है, तो इसका नाम होता है हॉर्न सिल्वर। तो इससे कौन सा निकलता है, मरकरी निकलता है, इसका नाम होता है सिनेबार। तो उसे यानी सिनेबार इज ओर ऑफ मरकरी, और इसे कौन सा एलिमेंट निकलता है, तो मरकरी निकलता है। नोट में एक चीज याद रखना कि एन एलोय which contain one component as mercury यानी Hg is known as amalgam। यानी जैसे यहाँ पे क्या है, एलओ2 माने क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट होता है, यानी मेटल होता है। तो अगर उस मेटल में एक मेटल क्या हो, मरकरी हो, तो उस एलॉय का नाम स्पेशल नेम क्या होता है, स्पेशल नेम तुम्हारा एमोलगम होता है। तो यहाँ पे जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब इसका फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना लेक्चर के बेसिस पे, और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व कर लेना। उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है उसको बुक में ही बना लेना, और क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे लिखना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। थैंक्स।